नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। मैं ज्योग्राफी टीचर भवन सिंह विद्वाल। आज हम भूगोल के लेसन नंबर 9 द्वितीयक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय, तो देखिए द्वितीयक व्यवसाय क्या है। इससे पहले प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें लेसन नंबर 7 में हमने पढ़ा था मानव व्यवसाय के प्रकार। मानव के व्यवसाय 5 प्रकार के थे। तो सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय कि मानव का वह क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध होता है, मनुष्य अपने वातावरण पर निर्भर रहता है, वो कहलाता है प्राथमिक व्यवसाय। मानव के वे समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध रहता है, वो कहलाते हैं प्राथमिक व्यवसाय। जैसे आखेट करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना, पशुपालन करना, ये कहलाते हैं प्राथमिक व्यवसाय। अब आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय क्या है? तो देखिए द्वितीयक व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय द्वारा प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसाय द्वारा प्राप्त वस्तुओं का, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का उपयोग करके नवीन वस्तु का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। या प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को से जो प्राप्त वस्तु उसको शोधित करके या उसका रूप बदल करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में बदलना द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जैसे उद्योग, पैकिंग, प्रसंस्करण, शोधन, इनको समझ के जाता है उद्योग, पैकिंग, प्रसंस्करण, शोधन। तो हम इसके अंतर्गत आज उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण और उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले उद्योग। उद्योग क्या है? उद्योगों का शाब्दिक अर्थ है किसी भी क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से कार्य करना। क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से कार्य करना। किसी भी क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से कार्य करना उद्योग कहलाता है। और इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें उद्योग 2 प्रकार का होता है। उद्योगों को 2 भागों में बंट गए। एक तो होता है निर्माण उद्योग और एक होता है विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण। तो देखिए निर्माण उद्योगों के अंतर्गत जो मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या मशीनों द्वारा वस्तु बनाई जाती है, वो तो आती है निर्माण उद्योगों के अंतर्गत। अब विनिर्माण। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, हाथ से बनाना। लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि जैसे पहले जूते बनाना है, सिलाई का कार्य करना है, या जैसे सिलाई के द्वारा जो स्वेटर बनाए जाते हैं, ये हाथ के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसलिए विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत हाथ से बनाने के साथ साथ मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तु को भी सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल को शारीरिक शक्ति के द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट रूप व गुण वाली वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। तो एक बार फिर से विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। फिर भी इसके अंतर्गत मशीनों के द्वारा बनाई गई वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात प्राथमिक आर्थिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल को शारीरिक शक्ति द्वारा या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट रूप व गुण वाली वस्तु में परिवर्तित किया जाना विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे मिट्टी के बर्तन से लेकर बड़ी बड़ी जो मशीनें बनाई जाती है, ये सब विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। अब उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक यानी किसी भी जगह उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक।
अधिकांश रूप से ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, उद्योगों के स्थानीयकरण कारक या उद्योगों का वर्गीकरण ये हर एक 2 साल में बदलते हुए क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें देखिए 2-3 तरह से आता है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक समझाइए, या उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, या किसी जगह आप उद्योग स्थापित करना चाहते हो तो क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो देखिए उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक, सबसे इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए कच्चा माल क्या होता है कि जिस वस्तु से जो उसके रूप या प्रकृति से जो वस्तु प्राप्त होती है और उसके रूप में जो परिवर्तित करके जो नई वस्तु बनाई जाती है वो कहलाता है कच्चा माल, या प्राथमिक आर्थिक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ को परिष्कृत करके या उसके रूप में या गुणों में जो परिवर्तित किया जाता है वो कहलाता है कच्चा माल। और कच्चा माल का उद्योगों की स्थापना का महत्वपूर्ण संबंध है कि अधिकांश रूप से उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे कि यदि कहीं पर चीनी उद्योग लगाना है तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है गन्ना। तो जिन क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ना की पैदावार होगी तो उन क्षेत्रों के अंदर चीनी उद्योग लगाया जाएगा। कहीं पर लोहा इस्पात उद्योग लगाना है तो लोहा एक भारी शक्ति का साधन है, तो इसके अंतर्गत जैसे कच्चा माल लोहा चाहिए, कच्चा लोहा या लोहा ऐश का चाहिए, लोहा ऐश और कोयला इनकी आवश्यकता होती है। तो दोनों ये भारी पदार्थ हैं, इसलिए इस उद्योग की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर लोहा और कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है। या कहीं पर डेयरी उद्योग लगाना है तो डेयरी उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं कि जहां पर पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध होता है। तो कच्चे माल और उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण संबंध है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं कि जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में शक्ति के साधन, दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन, शक्ति के आधुनिक समय में शक्ति के जो बृहद उद्योग है इन उद्योगों को चलाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है, और उन मशीनें चलाने के लिए या तो मशीनें लाइट से चलती है या डीजल से चलती है या गैस से चलती है, कुछ मशीनें कोयले से चलती है भाप के द्वारा। तो इसलिए उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर उनको सस्ती दर पर शक्ति के साधन लाइट है या गैस है कोयला है ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अधिकांश रूप से जो उद्योग है वो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, नदी के किनारे या किसी झील के किनारे समुद्र के किनारे स्थापित किए जाते हैं। अब परिवहन व संचार के साधन, परिवहन व संचार साधन। तो परिवहन व संचार के साधन उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारण है। तो कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने के लिए और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहां पर परिवहन के पर्याप्त साधन होते हैं जैसे सड़क मार्ग है या जल मार्ग है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना की जाती है। और इसके अलावा संचार के साधन जैसे टेलीफोन है, ईमेल है, मोबाइल की सुविधा होती है, इंटरनेट सुविधा होती है, ये उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। इसके बाद में बाजार की निकटता, बाजार की निकटता। तो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला कारक है बाजार की निकटता। बाजार की निकटता उद्योगों की स्थापना को कैसे प्रभावित करती है कि उद्योगों के अंतर्गत जो माल तैयार हो रहा है उस तैयार माल को खपाने के लिए या बेचने के लिए बाजार निकट होने चाहिए। यानी कि जिस जगह पर उद्योगों का जो माल होता है उसकी खपत होती है वो कहलाता है बाजार। तो अगर बाजार पास में होंगे तो उससे उपभोक्ता की मांग और रुचि का पता चलता रहेगा कि किस तरह का माल बाजार में बिक रहा है, तो उसी तरह का माल उद्योग को तैयार करते हैं। या कुछ ऐसे उद्योग होते हैं कि जैसे डेयरी उद्योग है, तो डेयरी उद्योग के अंतर्गत उत्पाद जल्दी खराब होते हैं तो उनके उद्योग बाजार के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसी वस्तु होती है जैसे वजन में हल्की होती है जैसे घड़ी, मोबाइल, टेप रिकॉर्ड, टेलीफोन वजन में हल्की होती है और कीमती वस्तु होती है तो उनके उद्योग बाजार से दूर स्थापित किए जा सकते हैं। इसके बाद में सस्ते व कुशल श्रमिक,
सस्ते व कुशल श्रमिक। ये उद्योगों की स्थापना को स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मजदूर सस्ती रेट पर मिलेंगे और सस्ती रेट पर अच्छा कार्य करने वाले मिलेंगे, उन क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो मजदूर है सस्ती रेट पर अच्छा कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग आसानी से स्थापित किए जाते हैं। वैसे आजकल मशीनीकरण बढ़ रहा है, मशीनीकरण के कारण श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन फिर भी मशीनों को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर श्रमिक कुशल होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों का विकास हो पाता है। अब पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति। तो जिस जगह उद्योग स्थापित किया जाता है वहां पर जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि कई उद्योग ऐसे होते हैं जैसे डेयरी उद्योग है या बिस्किट उद्योग है, उनके अंतर्गत स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और लाइट बनाने के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद में अगला है जलवायु। जलवायु उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक और अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मजदूरों की कार्य क्षमता ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर तक काम करते हैं। और जिन क्षेत्रों की जलवायु गर्म रहती है तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत मजदूर काम नहीं कर पाते, या तो गर्म होती है या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत मजदूर काम नहीं कर पाते। इसके बाद में उच्च तकनीक। उच्च तकनीक तो देखिए, उद्योगों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए या अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए या प्रदूषण से बचाव के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें होनी चाहिए। इसके बाद में सरकारी नीतियां। सरकारी नीति तो सरकारी किसी भी देश की सरकारी नीतियां उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। यदि किसी देश की सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करती है तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग स्थापित नहीं कर पाती तथा सरकार को टैक्स में छूट देती है। तो देखिए, ऐसे क्षेत्र है जो सरकार की नीति ऐसी होती है कि सरकार के द्वारा कम टैक्स लिया जाए तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक थे: कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार साधन, बाजार की निकटता, सस्ते व कुशल श्रमिक, पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक और सरकारी नीति। अब है उद्योगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आकार के आधार पर तो उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है: आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पाद के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग। दूसरा लघु या मध्यम उद्योग। और तीसरा है बृहद उद्योग। तो देखिए, कुटीर उद्योग ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं कि जो मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। यदि कोई कारीगर स्वयं अपने परिवार की सहायता से उद्योग का निर्माण करता है तो वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। यदि कोई कारीगर स्वयं या अपने परिवार की सहायता से वस्तु का निर्माण करता है तो वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और स्थानीय बाजारों के अंतर्गत ही इसको बेचा जाता है। और इसके अंदर कम पूंजी की और साधारण औजारों की आवश्यकता होती है, जैसे झाड़ू टोकरी बनाना, चटाई बनाना, पत्तल दौने बनाना, जूते बनाना, पापड़ नमकीन बनाना। इस तरह के उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लघु या मध्यम उद्योग। लघु या मध्यम उद्योग बृहद उद्योगों के बीच की इकाई होती है और इन उद्योगों के अंतर्गत सरकार के अनुसार के जो पूंजी की लागत लगभग 10 लाख रुपए आती है और इसमें अगर मशीन नहीं लगी है तो मजदूरों की संख्या 50 होती है और अगर मशीन लगी होती है तो मजदूरों की संख्या 20 रहती है।
और इन उद्योगों के अंतर्गत मजदूर 50 होते हैं, मशीन नहीं लगी होती है, और अगर मशीन लगी होती है तो मजदूरों की संख्या 20 होती है। और इसके अंतर्गत साइकिल उद्योग है, जैसे सिलाई मशीन बनाने का उद्योग है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा बृहद उद्योग है, तो बृहद उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं कि जिनके लिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल दूर से मंगवाया जाता है और तैयार माल को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है, मजदूरों की संख्या भी अधिक होती है, तो वो कहलाते हैं बृहद उद्योग। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के, कुटीर उद्योग, लघु मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग। अब आता है कच्चे माल के आधार। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वो कहलाते हैं जो कृषि से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जैसे चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखिए कृषि पर निर्भर है, अगर गन्ना पैदा होगा तो चीनी उद्योग चल पाएगा। वनस्पति तेल उद्योग, अगर सरसों पैदा होगी, तिलपिल्ली पैदा होगी, मूंगफली पैदा होगी तो वनस्पति तेल उद्योग चल पाएगा। चाय, कॉफी, रबर उद्योग, ये कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसके बाद में खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं जो खनिज पदार्थों पर आधारित रहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों के अंतर्गत लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न, आभूषण आदि आते हैं, और अधात्विक खनिजों के अंतर्गत सीमेंट उद्योग है, मिट्टी के बर्तन है, ये आते हैं। इसके बाद में रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग वो कहलाते हैं जो रासायनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे कृत्रिम रेशा, उर्वरक, प्लास्टिक, नमक उद्योग, ये रसायन आधारित उद्योग है। इसके बाद में पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, घी, पनीर या डेयरी उद्योग है, जो पशु से प्राप्त उत्पाद है वो पशु आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वो कहलाते हैं जो वनों से प्राप्त उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, जैसे इमारती लकड़ी है, लाख, गोंद, शहद, रेशम, ये सारे उद्योग ऐसे जो वनों से प्राप्त उत्पादों पर आधारित होते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया था, कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, पशु आधारित और वन आधारित। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व होता है अधिकार। तो अधिकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग कहलाते हैं जो सरकार के अधिकार में होते हैं, जिनके रखरखाव का कार्य सरकार करती है, वो कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसके बाद में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो कहलाते हैं कि जो सरकार और जनता के दोनों के संयुक्त भागीदारी से चलते हैं। और निजी क्षेत्र के उद्योग जो किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होते हैं वो कहलाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। इसके बाद में उत्पाद के आधार पर। तो उत्पाद के आधार पर 2 भागों में बांटे गए, मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता सामग्री उद्योग। मूलभूत उद्योग वो कहलाते हैं कि जो किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा उद्योग है, तो लोहे से जो बने हुए पुर्जे हैं तो उन पुर्जों से दूसरे उद्योगों के अंतर्गत मशीनें बनती है और वस्तुएं बनती है, तो एक तरह से दूसरे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, तो वो कहलाते हैं मूलभूत उद्योग। और उपभोक्ता सामान्य उद्योग वो कहलाते हैं कि जिनसे प्राप्त वस्तु है वो सीधी उपभोक्ता को पहुंचते हैं, जैसे बिस्किट है, वस्त्र उद्योग है, वाहन उद्योग है। ये तो देखिए उद्योगों में के वर्गीकरण में भी आपने पढ़ा था 4 प्रकार के, आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पाद के आधार पर। सर तो मुझे विश्वास है कि ये उद्योगों का वर्गीकरण आपके समझ में आएगा अच्छी तरह, और इसमें अगर कोई कमी लगे तो हमारे मोबाइल नंबर दे रखे, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। आप अच्छी तैयारी करें बोर्ड के एग्जाम के लिए, आगामी 20 जून को होने वाली एग्जाम के लिए। धन्यवाद।